Hello everyone. I welcome you all to today's webinar on handling of a young cerebral palsy child at home. मैं अर्चना कौशिक आईपीएच परिवार की ओर से आज के इस वेबिनार में आप सभी अभिभावकों और उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का अभिनंदन करती हूं जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूं कि आज का यह वेबिनार कुछ सरल और सुगम तरीके आप तक पहुंचा सकेगा जो किसी भी केयर टेकर या पेरेंट को सीपी बच्चों को हैंडल करने में मदद करेंगे। Cerebral palsy is primarily a disorder of movement and posture. It is defined as an umbrella term covering a group of non-progressive but often changing motor impairment syndromes secondary to lesions or anomalies of the brain arising in the early stages of its development. यूँ तो इस तरह की बहुत सारी साइंटिफिक डेफिनेशन सेरेब्रल पाल्सी की हमें मिल जाती हैं, परंतु यदि साधारण भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क का पक्ष जिसका आघात हुआ और जिसके कारण पाल्सी यानी शरीर के कुछ या सभी भागों में दुर्बलता या मांसपेशियों का नियंत्रण खो जाता है। तो ये जो क्षति हमारे बच्चे के दिमाग पर हुई, ये क्षति बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद भी किसी कारणवश हो सकती है। अब सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बहुत सी बातें हम जानते हैं, परंतु जो मेन पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं वो हैं कि सेरेब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। मतलब जो आघात विकास करते हुए बच्चे के मस्तिष्क पर आया वह उतना ही रहता है, वह आघात बढ़ता नहीं है। तो फिर बदलता क्या है? हर बच्चे का आघात अलग अलग है, इसलिए हर सीपी बच्चा एक जैसा नहीं होगा। उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यह कह सकते हैं कि जो परेशानियां होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। द प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस रीजंस एंड सिवियरिटी। कहने का तात्पर्य है कि अलग हाथ से अलग प्रस्तुतिकरण हर बच्चे का मिलता है। कुछ सीपी बच्चों में आपने देखा होगा कि मामूली टेढ़ापन या चलने में कोई लचक ऐसा महसूस होता है, जबकि कुछ बच्चे बहुविकलांगता का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ मानसिक विकलांगताएं भी सभी में एक जैसी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी किस किस प्रकार की हो सकती है। अक्सर हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर पढ़ने को मिलता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ सीपी बच्चे बिल्कुल अकड़े हुए रहते हैं या शरीर का जो हिस्सा जो अफेक्टेड होता है उसमें टाइटनेस या अकड़न मिलती है। ऐसे बच्चे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है जहां बच्चा अत्यधिक लचीला या ढीलापन बच्चे के अंदर मिलता है, उन बच्चों को एटोनिक या हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी में डाला जाता है। तीसरा, जो बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते या पैरों में अत्यधिक दूरी बनाकर चलते हैं, उन्हें एटैक्सिक सीपी कहा जाता है। एथिटॉइड सीपी जिसमें हाथों की या पैरों की इस तरीके की मूवमेंट होती है जैसे बच्चा डांस कर रहा हो और वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं कर पाता है। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, इसमें हमें इनमें से एक या अधिक सेरेब्रल पाल्सी की कैटेगरीज के लक्षण मिश्रित रूप में मिलते हैं। यदि शरीर के प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण करें तो 5 तरह के वर्ग हमें मिलते हैं। पहला है मोनोप्लीजिया, जहाँ शरीर का कोई एक अंग यानी एक हाथ या एक पैर अफेक्टेड हो उसे मोनोप्लीजिया कहते हैं। दूसरा हेमीप्लीजिया, जिसमें बच्चे का आधा शरीर यानी एक हाथ और एक पैर सेम साइड का अफेक्टेड होता है, वह हेमीप्लीजिया कहलाता है। पैराप्लीजिया, जहां बच्चे के दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं और कहीं क्षति नहीं है। तीसरा डायप्लीजिया, जहां बच्चे के पैरों के साथ साथ हाथों पर भी कुछ असर आता है। अगला है क्वाड्रिप्लीजिया, जहां बच्चे के चारों हाथ और पैर सभी अफेक्ट हो जाते हैं और बच्चा अपने काम नहीं कर पाता है, उसको क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। अक्सर सीपी बच्चों के माता पिता हमसे पूछते हैं कि ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, उन्हें सीपी हुआ, या ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क पर आघात हुआ।
तो इसमें जो प्रस्तावित कारण हैं वो अनेकों हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न ना होकर कई बार कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसमें कि सबसे पहले है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, यानी कि कोई जन्मजात ऐसी विकृति या विकास का परिपूर्ण न होना, उस वजह से ये हमें लक्षण मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस, चाहे वो जन्म के पूर्व हो, जन्म के दौरान या जन्म के बाद, जैसे कि माताओं में या बच्चों के जन्म के तुरंत बाद हाई लेवल का जॉन्डिस हो जाना, या कोई इन्फ्लेमेटरी रीजंस या जेनेटिक कोई डिजीज़ हो। और ये अक्सर देखा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि ऑक्सीजन की कमी, चाहे वो नाल के अटकने की वजह से हो, जब पेट में जब बच्चा है, या डिलेड डिलीवरी की वजह से हो, या कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से ऑक्सीजन बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाई, उससे आघात हो जाता है। या फिर एक बहुत बड़ा कारण है ट्रॉमा, यानी कि जन्म के दौरान जैसे हम फोर्सेप्स डिलीवरी के करते समय अगर ठीक तरीके से नहीं हो पाए, या कोई आघात मस्तिष्क पर किसी भी वजह से, गिरने की वजह से, किसी चोट पर, जो हमें सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण मिल सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भूत प्रेत का साया है या कोई जादू टोना कुछ काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि लक्षण क्या हैं सीपी के। यदि कोई बच्चा जन्म के समय पर नहीं रोए, या बहुत देर बाद रोए, या जिस समय उनका जन्म हुआ तो बच्चे का वज़न बहुत कम है, या वो निर्जीव जैसा है, बहुत लचीला है, या बहुत कमज़ोर है बच्चा, या दूसरे बच्चों की तुलना में उसका विकास बहुत स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है, जैसे कि समय पर करवट न ले पाना, या गर्दन को न संभाल पाना, या हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाना, बहुत सुस्त रहना, होठों से लार टपकना, इस तरह के जो लक्षण हैं, ये होने पर पेरेंट्स को ये शक होना चाहिए कि हाँ, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड फीचर्स हमें सीपी में मिलते हैं, विजुअल डेफिसिट्स, यानी कि आँखों की देखने की जो क्षमता है उसकी कमज़ोरी, या आँखों में टेढ़ापन या तिरछापन होना, या दो दिखना, जिसको हम डिप्लोपिया, निस्टैग्मस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हो सकते हैं। को सुनने में या तो सुनना मुश्किल हो सकता है उनके लिए, तो उसको हमें टेस्ट के थ्रू ही हमें पता चल सकता है। स्पीच डिसऑर्डर्स, जो कि बोलने से हमारे रिलेटेड हैं, जो हमारा दिमाग है वो कंट्रोल करता है स्पीच को, तो दोनों तरीके से हो सकता है कि हमारा स्पीच एरिया में कोई डैमेज आ गया हो, या जो हमारे मसल्स हैं जो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कमज़ोर हो, उन पर नियंत्रण नहीं हो, कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उस वजह से भी स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसी तरह सेंसरी डिफेक्ट्स, सीजर्स यानी कि फिट्स, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जैसे को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, या समझने में बच्चे को दिक्कत होना, इसी तरह और बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, अन्य लक्षण मिल सकते हैं, जिसमें कि बच्चा इमोशनली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या इन बच्चों को बहुत रिपीटेडली इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये सब फीचर्स भी हमें मिल सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? तो सेरेब्रल पाल्सी को हैंडल करने का एकमात्र उपाय है, वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी हम बच्चे के लक्षणों को पकड़ पाएंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जितना जल्दी उसका असेसमेंट कराएंगे और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे और उतना जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जो बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट और उसको हम कर सकते हैं, क्षमताओं को देखते हुए उसके जो इंडिपेंडेंस है, उसका स्वावलंबन हम बढ़ा सकते हैं। अब माता पिता कैसे पहचानें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किस तरह किया जाए? जैसे जन्म से 3 महीने तक का अगर बच्चा है, तो आप चित्र में देख सकते हैं कि बच्चा बहुत टाइट दिख रहा हो या बहुत ज़्यादा लचीला हो, आपने हाथ में उठा, टिक नहीं रहा है, ढीला होकर के नीचे की तरफ जा रहा है, या बच्चा बहुत ढीला रहता है या क्रैंकी रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, या गर्दन भी नहीं संभाल पा रहा है। 3 महीने के बच्चे में थोड़ा सा मूवमेंट जो है गर्दन में आना चाहिए, या सकिंग नहीं ठीक से कर पा रहा है, दूध पीने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके उनका आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए। अब यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है, यंगर देन 6 मंथ्स ऑफ एज, अब बच्चा 6 महीने का होने वाला है लेकिन गर्दन नहीं संभाल रहा है, गर्दन पीछे रह जाती है जब आप बच्चे को उठाते हैं, या जब आपने बच्चे को गोदी में लेने की कोशिश की, वो बिल्कुल अकड़ा हुआ है, बिल्कुल टाइट हो रहा है, या आपने हाथों में उठाया है और गर्दन और जो उसकी कमर है वो पीछे की तरफ जा रही है, धनुष की तरह बन रहा है, ओफिस्टोटेनस जिसको बोलते हैं, या जो पैर हैं वो आपस में कैंची बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अंदेशा होना चाहिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई।
अब यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा होने लगा है और वो रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि पलटी नहीं मार रहा है एक डायरेक्शन में या दोनों तरफ पलटी नहीं मार पा रहा है, या दोनों हाथों को बीच में नहीं ला रहा है, या दोनों हाथों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, एक हाथ की कलाई को एकदम मोड़ करके रखता है या मुट्ठी बनाकर रखता है और सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करता है, या मुंह तक अपने हाथ को नहीं ले जा पाता है, तो ये सब लक्षण हैं जो हमें संदेश देते हैं कि हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब बच्चा 10 महीने से बड़ा हो गया और लेकिन वो जो क्रॉलिंग कर रहा है, जो बच्चा घुटनों पर चलता है, वो ठीक से नहीं चल पा रहा है या हाथों के वज़न पर चल रहा है, पैर मोड़कर पैर उल्टे करके बैठा है और जो उसके हिप्स हैं उसको आगे की तरफ धकेल करके हाथों के ज़ोर से आगे की तरफ बढ़ रहा है और अच्छे से चारों हाथ पैरों पर नहीं क्रॉल कर रहा है, या एक हाथ और एक पैर पीछे रह जाता है, तो हमें ये डाउटफुल कंडीशन रहती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि नॉर्मल जब हम बच्चे को पकड़ते हैं तो वो किस तरह गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर उठाता है और पैरों को चलाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल गिराया हुआ है, उसने गर्दन को और पैरों को छोड़ दिया है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। आप आगे देख सकते हैं कि बच्चे ने गर्दन एकदम झुकाई हुई है, बिल्कुल भी ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। आगे अगले फिगर में, फोर्थ फिगर में आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों को पकड़ने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसमें हमने अलग अलग फिगर्स में दिखाया हुआ है कि बच्चा किस तरीके से अकड़न में लेटा हुआ है, या एक तरफ होकर के बैठा है, ठीक तरीके से कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहा है, या बिल्कुल टाइट बॉडी को करके रखा हुआ है, या सिजरिंग जिसको हम कहते हैं, आप देख रहे हैं नीचे कैंची की तरह जो चल रहा है। ये सब हमारे ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और समय रहते हमें इसमें इंटरवेंशन करना शुरू करना है। अब हम बात करते हैं कि तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथ है या सेरेब्रल पाल्सी है। इसके लिए डॉक्टर सारी हिस्ट्री लेते हैं सभी फैक्टर्स की जो कि हमारे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, चाहे वो जन्म के पहले हों, चाहे दौरान हो, या जन्म के बाद के हों। वो देखते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है। वो मॉनिटर करते हैं बच्चे को कि अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो किस किस एज पर क्या क्या वो अपना विकास का जो एक स्टेज है वो पा पाया है, और फिर वो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि अभी इस समय बच्चा क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव कर पा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे मेडिकल इवैल्यूएशंस होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाथ में टाइटनेस होगी या पैर में टाइटनेस है या सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके पास जो पेरेंट आएंगे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे, जैसे फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं, स्पीच डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल, इमोशनल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिट्स मिलते हैं अक्सर बच्चों में। और जो उनकी मेन प्रॉब्लम है वो है कि बच्चा अपना कोई काम करने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा खाने पीने में करता है। कई बार तो जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं वो इस बात से होती है कि बच्चा फीडिंग ही नहीं कर रहा है, सकिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसके रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस को जो हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ लैग करता है। तो ऑब्वियसली इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के अंडर ही मैनेज हो पाएंगी। और उस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स में जो हमारे लिए मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मेजर केयर टेकर है जो सबसे ज़्यादा अपने साथ रख रहा है। अब पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कभी भी हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स का सबसे पहले ये सवाल होता है कि मेरा बच्चा कब सक्षम होगा या कब आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो हमारा जवाब क्या होता है, क्या करना चाहिए? हमें पेरेंट्स को बिल्कुल रियलिस्टिकली उनके जो गोल्स हैं वो समझाने चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि बच्चे को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर ये झूठी सांत्वना दे देना कि 100% हम ठीक करके दे देंगे बच्चे को, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, शुरू में ही बिना पूरा असेसमेंट किए ये कह देना, ये गलत होगा। उन्हें रियलिस्टिकली बहुत आवश्यक है ताकि वो भी उसी हिसाब से गोल्स अपने बनाएं, सेट करें और ट्रीटमेंट प्रोसेस में पूरा सहयोग कर पाएं।
अब हमने पेरेंट्स को कहा कि हम बच्चे के पोटेंशियल्स को सही तरीके से हम असेस करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं पेरेंट्स के साथ और केयर टेकर्स के साथ मिलकर। हम कैसे करते हैं ये काम? कैसे हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को मदद कर सकते हैं? सबसे पहले अर्ली रिकग्निशन, जो कि हमने बताया कि किस तरीके के लक्षण अगर हम देखें, समय पर देख लें, टाइम से देख लें, तो हम जल्दी ही इंटरवेंशन शुरू कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, रियलिस्टिक गोल हम सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक तरह से समझकर एक्सेप्ट करें कि हाँ, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और हमें इससे आगे बढ़ना है। ये जो ब्लेम गेम है उसको हम रोक दें कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, हम उस दौरान ऐसा गए थे, उस डॉक्टर की वजह से हुआ, उसकी मम्मी ने ऐसे कर दिया, ये या कुछ भी, किसी कोई जादू टोना है, कुछ भी है, इस तरीके का ब्लेम गेम हम बंद करके अगर हम बच्चे की ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें और बच्चे को डेवलपमेंटल मूवमेंट्स कराने में हेल्प करें तो वो शायद ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो हमें पहले बच्चे की जो उम्र है उसमें एक्सपेक्टेड है उस बच्चे के लिए, जैसे कि 3 महीने के बच्चे को गर्दन संभालनी शुरू करनी चाहिए और फिर उसके बाद हम आगे आगे धीरे धीरे, जैसे कि करवट लेना, बैठने की कोशिश करना, खड़े होने की कोशिश करना, इन मूवमेंट्स को एंकरेज करेंगे। जो बच्चा जितना काम कर सकता है उसको खुद करने देना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि मदर्स या कोई भी केयर टेकर्स ओवर हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। बच्चा जितना कर पा रहा है उसको अगर हम करने देंगे तो उसकी मांसपेशियों का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो बेटर आएगा। अवॉइड रॉन्ग पैटर्न्स, कहने का तात्पर्य है कि कुछ बच्चे गलत तरीके से उठना बैठना, जैसे कि डब्ल्यू सिटिंग में बैठना, ये एक पैटर्न्स कुछ सेट कर लेते हैं, तो उनको हमें अवॉइड कराने की कोशिश करनी है और सही वेट बेयरिंग और सही पोस्चर्स हमें उनको ट्रेन करने हैं। हमें उनको सही तरीका करने का कम्युनिकेट करना है। इसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उनको वर्बल कमांड्स दे सकते हैं, उनको हाथ से पकड़कर सही और गलत का एहसास दिला सकते हैं, उनको किस तरह काम को, एनर्जी को सेव करते हुए सही तरीके से करना है वो हम सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को हेमीप्लीजिया है तो कौन से ऐसे काम है जो कि अफेक्टेड साइड से करेगा तो मूवमेंट्स अच्छे होंगे, ये अगर हम उन्हें समझा दें तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। जैसे कि कई बार एक फुटबॉल को लेकर के पकड़ के फेंकना है तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है और दोनों हाथों का इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तरीके के थेरेपी दौरान करना है। टेकर बच्चे को उठाता है, बैठाता है, एक्सरसाइज कराता है तो सही पोस्चर्स, वेट बेयरिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सही पोजीशन में हैंडल करना है और कैरी करना है। अभी हम आगे ये सब पोजीशंस आगे एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें बच्चों के राइट्स, जो सरकार ने उनको बेनिफिट्स दिए हैं या सरकार ने जो उनकी राइट्स दी हैं उनके बारे में पेरेंट्स को अवेयर कराना है। चाहे टैक्स बैरियर्स के बारे में हो, हमें उसके बारे में जानकारी देना अवश्य है। आज की डेट में तो स्कूल के एडमिशन्स के लिए भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पेरेंट्स को, वैसे काफ़ी जागरूक होते हैं आज के पेरेंट्स, पर फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम टू टाइम देते रहनी चाहिए। और जब भी अगर हमें लगता है कि पेरेंट्स को कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें रेफ़र करना चाहिए। जैसे कि सीजर्स हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना, या कोई और स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत है तो वो हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए। और केयर टेकर और पेरेंट के साथ साथ थेरेपिस्ट को भी सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है, टू बी पेशेंट, यानी हमें संतोष के साथ काम करना होगा। धीरे धीरे एक एक करके अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना होगा। जब हम सीपी बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि बच्चा क्या कर पा रहा है। अक्सर हम पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं ये खड़ा नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन हम जब एक थेरेपिस्ट की तरह से या जो भी एक्सरसाइज या हैंडलिंग कर रहा है, चाहे वो केयर टेकर है या पेरेंट है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको ये देखना आवश्यक है कि वो बच्चा उस समय उस उम्र पर क्या क्या कर पा रहा है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पर अपने गोल सेट करेंगे। आज जहाँ वो बच्चा है, फर्स्ट राइट चैलेंज के बच्चे को अगले स्टेप के लिए तैयार करेंगे। सही पैटर्न्स को एंकरेज करना है, सही मूवमेंट्स को एंकरेज करना है, सिर और शरीर यानी हेड और बॉडी को एक लाइन में रख करके
कोई भी मूवमेंट्स कराने की कोशिश करनी है। जैसे कि सिर अगर एक तरफ घूम रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्सेस या रिएक्शंस की वजह से हो, और मतलब दूसरे बॉडी तो कंट्रोल, उसकी टेक्निक अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चा बहुत अकड़ रहा है, धनुष की तरफ बन रहा है, तो अगर हम उसकी गर्दन को हल्का सा पीछे से पिलो लगा करके टिका दें, तो वो बाकी की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं या कोई और एक्सरसाइजेज हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से कर पाएगा। तो वो सही पोजीशन जिसमें कि हेड और बॉडी अलाइनमेंट में है, बराबर दोनों पैरों पर और हाथों पर वजन जा रहा है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, वो पर्टिकुलर पोजीशंस हमें आइडेंटिफाई करनी है और बच्चे के अनुसार हमें सीखनी है। तभी हम उसके डेवलपमेंटल पैटर्न के अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम सही पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट सिखा पाएंगे। इस दौरान चाहे वो बच्चा स्पेशल एजुकेशन का सेशन ले, चाहे वो बच्चा किसी आर्ट क्लास में बैठा है, चाहे वो बच्चा किसी थेरेपी सेशन में बैठा है, उसको हर जगह एबनॉर्मल पोजीशंस को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ओटी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमने या ओपीटी में हमने एक थेरेपी एक के लिए एक पोजीशन सिखाई और बोला कि ये पोजीशन आप अवॉइड करें बाकी जगह, तो वो सभी जगह के लिए एक जैसा है रूल। उस चीज़ का, जैसे डब्ल्यू पोजीशन अगर हमने अवॉइड करने के लिए बोला है, तो वो सभी सेशंस में, सभी जगह, चाहे घर हो चाहे बाहर, वहाँ अवॉइड करनी है। ऐसी पोजीशंस जहाँ पर टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर्स बढ़ सकते हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। और अगर कोई ऑर्थोसिस बच्चे को बताए गए हैं पहनने के लिए, चाहे एएफओ है चाहे केएफओ है, किस तरह पहनना है, किस तरह उतारना है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी सीखनी है और सही तरीके से उनका रख रखाव करना अवश्य ज़रूरी है। ठीक और उचित मात्रा में हमें सपोर्ट देनी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इमोशनल। अगर हम बच्चे के सामने रोते रहें कि ये तो किसी काम का नहीं है, हम क्या करें, हम, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं पाएगा। तो आपको अप्रोप्रिएट मात्रा में सही इमोशनल सपोर्ट भी देना, और बिल्कुल कर दें तो भी बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो बिल्कुल उचित मात्रा आपको रखनी है कि सही तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का हो पाए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को एक पोजीशन में बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना है, उसके पोजीशन चेंज करनी है। कई बार हम बच्चे को एएफओ पहना करके खड़ा करके छोड़ देते हैं बहुत बहुत टाइम तक। तो ये ध्यान रखें कि एक्सरसाइज के लिए जितनी ड्यूरेशन, जितने तरीके से, जितने समय बताई गई है, उतना ही किया जाए। अब हम बात करते हैं कैरिंग टेक्निक्स की, जिसमें हमने बताया अभी कि बच्चे को किस तरह से गोद में लेना चाहिए। जैसा कि इस फिगर में देखा जा सकता है कि फीडिंग के लिए क्या पोजीशन सही है, किस तरह बच्चे का सिर अपनी तरफ घुमाकर बच्चे को की बॉडी को पूरा सपोर्ट करके अपनी तरफ झुका करके दूध की पोजीशन में लेना चाहिए। फेस टू फेस किस तरह हम बच्चे को ले सकते हैं, सामने से दोनों हाथ और दोनों पैरों को अलग करके चेस्ट टू पोजीशन है, ये हमने ली है। उसके अलावा साइड कैरिंग, जो बच्चे सिजरिंग करते हैं या पैरों को आपस में कैंची बना करके रहते हैं, उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है कि एक एक पैर जो है दोनों कमर के दोनों साइड जाए। और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है यदि फ्रंट फेसिंग पोजीशन, जैसा कि इस फिगर में देखा जा रहा है, और सामने से चेस्ट पर जो है हमें सपोर्ट दी हुई है। तो जो की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल है, वहाँ अगर हम सपोर्ट दे दें ठीक तरीके से, जैसे कि कूला है और कमर है और कंधे हैं, तो वहाँ से हम बच्चे की जो पोस्चर है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, साइड पोजीशन में बच्चे को लिए हुए हैं मदर, प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। यहाँ स्लाइड पर देखा कि जो बच्चा बहुत रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं धनुष की पोजीशन में, या बहुत ज़्यादा अकड़न जिसमें अकड़ाहट है, सीपी स्पास्टिक सीपी बच्चा है, तो उसको किस तरह से उठा सकते हैं, आप गोदी में ले सकते हैं। जैसे कि गर्दन के नीचे आप हाथ लगा सकते हैं और पैरों को हल्का सा मोड़ दें, और उसके बाद जब आप गोद में लेने जाएंगे बच्चे को, तो आसानी से उठा पाएंगे। दूसरी तरफ जो बच्चा बहुत लचीला है, जो फ्लॉपी है, एकदम ढीला छोड़ा हुआ है, उसको किस तरह से गोद में लेना चाहिए, फेस सामने की तरफ रखते हुए घुटनों के नीचे हाथ लगा लेंगे, सपोर्ट देंगे, और एक कंधे के नीचे से हाथ डाल करके आप चेस्ट को सपोर्ट दे सकते हैं, और जो गर्दन है उसको हमारे कंधे या बॉडी पार्ट से सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे पोजीशनिंग टेक्निक्स की, यानी बच्चे को किस तरह स्थापित करना है या उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि बच्चा सही लेटे, सही बैठे, सही तरीके से हम उसको पोजीशन करें, ताकि एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो अच्छा मिले हमें, और गलत पैटर्न्स को बच्चा नहीं पकड़े। जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि जब हम बच्चे को सीधा लेटाते हैं, सुपाइन लेटाते हैं कमर के बल,
तो किस तरह से गर्दन के नीचे तक बच्चे का ये भी हो सकता है। और घुटने के नीचे छोटा सा टॉवल का रोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई चादर या कोई कपड़ा आप रोल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर पीछे की तरफ हाथ जाते हैं बच्चे के और अकड़ाहट ज़्यादा रहती है, तो आप कंधों के और हाथों के नीचे भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है जिस तरीके से उसको जो अकड़ाहट है वो कम करनी है हमें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उल्टा लिटा करके हाथों की मूवमेंट को एंकरेज अगर हमें करना है, तो जो उसके नीचे जो पूरी बॉडी है, जो की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल हैं, वो स्टेबलाइज होने ज़रूरी हैं। जैसे कि आप देखेंगे बच्चे के हिप्स और बच्चे के कंधे दोनों स्टेज हैं, हाथ के ऊपर एक हाथ पर वजन दिया गया है और दूसरे हाथ से वो मूवमेंट्स कर पा रहा है। यदि हमें बच्चे को करवट से लिटाना है, तो आप देख सकते हैं कि तकिया हमारे कंधे से ऊपर सिर्फ गर्दन के नीचे आ रहा है, सिर के नीचे आ रहा है, लेकिन कंधे के नीचे नहीं आ रहा है यहाँ। और घुटने को जो हमने ऊपर वाला जो घुटना है उसको हल्का सा 5 डिग्री के करीब मोड़ करके तकिए के ऊपर स्टेबलाइज किया है, और जो हाथ हमारा है उसको हमने सीधा रखा है। ये कुछ जनरल फिगर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं क्या ठीक है करना और क्या नहीं करना चाहिए हमें। जैसे कि हमें सही तरीके की चेयर बच्चे के लिए जो अप्रोप्रिएट है वो बनानी चाहिए। व्हील चेयर में किस तरीके से सपोर्ट कहाँ देनी है, कैसे उसके हिप्स और कंधों को सपोर्ट करना है स्ट्रैप्स के साथ, और तब बिठाना है। इसी तरह जब उल्टा लेटा रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं, तो उचित जगह पर उसको सपोर्ट देनी है, और बॉडी के जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर वज़न लें दोनों तरफ, और साथ साथ हेड और बॉडी एक लाइन में रहे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि होने चाहिए। इसी फिगर में सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठा है। जब हम नीलिंग कराने की कोशिश करते हैं तो डब्ल्यू सिटिंग नहीं होनी चाहिए, और घुटनों से वजन जो जा रहा है वो पूरा सीधा बॉडी करके जाना चाहिए। इसके लिए पर सपोर्ट देनी हो या हाथ के कोई एक्टिविटी आप दे सकते हैं। अब हमने बच्चे को कैरी कैसे करना है, कहीं ले जाना है तो कैसे जाएं, बच्चे को कैसे पोजीशन करें, हम सीख लिया। आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी मूवमेंट्स करे, सही मूवमेंट्स करे, हाथों की पैरों का इस्तेमाल जो है वो बच्चा सही करे, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेक कंट्रोल को कैसे इंकरेज करना है। नेक कंट्रोल के लिए हमें एंटी ग्रेविटी अगर पोजीशन चाहिए, तो सबसे अच्छी पोजीशन है इस तरह उल्टा लिटा करके पेट के बल लिटाना है, हाथों के ऊपर वजन देते हुए ऊपर स्टिमुलेशन देनी है। गर्दन के पीछे थोड़ी सी स्टिमुलेशन देंगे ताकि बच्चा ऊपर की तरफ देखे, या हम कोई सामने कोई एक्टिविटी भी पकड़ा सकते हैं ताकि बच्चा उसमें इन्वॉल्व होकर के गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश करे। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सही पोजीशन करके गेम्स दे करके हम बच्चे को गर्दन ऊपर उठाने के लिए एंकरेज कर सकते हैं। ये हम बॉल के ज़रिए भी कर सकते हैं, थेरेपी बॉल पर लिटाकर कर सकते हैं, किसी वेज के ऊपर कर सकते हैं, या तकिया लगा करके हम घर पर आमतौर पर रखते हैं, तो तकिया आगे की तरफ से लगा करके हम एंकरेज कर सकते हैं। जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि गर्दन उठाने की कोशिश की जा रही है और बच्चे को थेरेपी बॉल पर हम ये स्टिमुलेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्लाइड में देख सकते हैं कि रोलिंग किस तरह इंकरेज करनी है। एक तरफ से बच्चे के हाथ और पैर को सीधा करते हुए दूसरी तरफ से हमें स्टिमुलेशन देना है, चाहे वह कोई झुंझुना हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है, या मदर वहाँ से आवाज़ दे करके बुलाएं, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल में फिर से कहूँगी, जैसा कि कमर के नीचे कूल्हे पर हाथ रखते हुए और कंधे के पीछे से हमें हाथ के ऊपर सपोर्ट देते हुए बच्चा उधर हम चाहते हैं। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन या इस तरह नीचे झुक करके चेयर में बैठना गलत है, या आगे की ओर बहुत ज़्यादा झुक करके वज़न देना या हाथों को मोड़ करके बैठना ठीक नहीं है। ये पैटर्न्स ठीक नहीं हैं। सही पैटर्न्स के लिए जैसे कि चेयर में पूरी तरह सपोर्ट दे करके आप देखेंगे कि जो बच्चा चेयर पर बैठा है, सीपी चेयर ली है, उसमें नीचे हमने घुटनों के बीच में एक गैप बनाया है। वो आप पिलो के थ्रू भी बना सकते हैं, या कोई और ऐसी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई लेदर का या स्पंज का कोई पीस हो जिसको आप बीच में पैर फंसा सकते हैं। अगर बच्चा अभी शुरू ही कर रहा है तो ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे पैरों के बीच में बिठा करके या हाथों का सपोर्ट देते हुए भी उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि शरीर के दोनों भाग बराबर वजन ले रहे हैं, और सिर और जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है वो एक लाइन में है।
जो हमारी सही मूवमेंट्स है उनको लर्न कराने का सबसे अच्छा तरीका है प्लेफुल एक्टिविटीज़। तो अगर बच्चे को हम बिठा करके किसी एक्टिविटी में लगाएं, चाहे कोई सैंड एक्टिविटीज़ हैं या बॉल थ्रोइंग एक्टिविटीज़ हैं, छोटा बच्चा है तो कोई झुंझुना दिखा करके या मदर बुलाएं, इन सब चीज़ों के थ्रू हम बच्चे को ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से मूवमेंट सिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट में हम किस तरह से मूवमेंट्स करते हैं ताकि बच्चा अपने पोजीशंस सही ले पाए और एक्सरसाइजेज को एक गेम समझ के करते हुए सही मूवमेंट्स को इस्तेमाल करे। जैसे कि हमने यहाँ देख सकते हैं छोटे बच्चे को सीपी चेयर में कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं और बच्चा बहुत मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, लेकिन उसको एंकरेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिटिंग के बाद आता है क्रॉलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। जैसे हमारे बॉडी के हिस्से हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले जो हमारे की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल हैं जैसे कि कूल्हा और कंधे, अगर ये हम ठीक तरीके से सपोर्ट कर दें और घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर बराबर वजन डाल दें तो ये वेट बेयरिंग पोजीशन बहुत अच्छा होता है इसके थ्रू। और एनडीटी के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा पोजीशन है जिसमें वेट बेयरिंग कराई जा सकती है। अब बात करते हैं नीलिंग और हाफ नीलिंग की। बच्चा घर में अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जैसे ही थोड़ी मूवमेंट शुरू कर लेते हैं तो वो जाकर के चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम उसे अगले माइलस्टोन के लिए तैयार करें। जैसे सोफ़े के पास खड़े ना तो सकते हैं दोनों, और हाथों के सामने इन्वॉल्व है उसको रख सकते हैं। उसके अलावा फिर धीरे दें और एक पैर सीधा रहने दें, जिसको हाफ नीलिंग कहते हैं। ये अगला स्टेप हो सकता है, और फिर इसी से हम आगे खड़े होने की और चलने की तैयारी कर सकते हैं। स्टैंडिंग के लिए भी हर बच्चे की डिमांड या हर बच्चे की जो नीड है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ बच्चों को बैक पीछे की तरफ हमें सपोर्ट देनी पड़ती है, और कुछ बच्चों को हम जैसे ये कि हमारा स्टैंडिंग फ्रेम है डिपार्टमेंट में, इसमें भी हम खड़ा करके कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो प्रॉपर वेट बेयरिंग होने की वजह खड़ा हो पाता है, होती है कि सीधा खड़े होने में कौन सी मसल्स कहाँ पर हैं तो वो एक्टिवेट होती हैं, नियंत्रण आता है। इसके साथ साथ वो हाथ की एक्टिविटीज़ करने के लिए सक्षम हो पाता है। इससे हैंड एक्टिविटीज़ में भी एंकरेजमेंट मिलता है। मोबिलिटी के लिए अलग अलग लेवल्स यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को कोई ऑर्थोसिस चाहिए होते हैं, या कुछ बच्चे डायरेक्टली नहीं साथ साथ चलना, या दीवार के साथ खड़ा कर दिया आप आगे की तरफ बुलाएं, या कुछ बच्चे रोलेटर की मदद लेते हैं। कुछ बच्चों को पैरेलल बार के साथ चलाना होता है, जिसमें कि है बच्चे को तो दोनों पैरों पर वजन नहीं देता। तो इसमें हम घर पर चौक से या स्केच पेन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। खाना है दोनों पैरों पर बराबर वजन देते हुए या कोई स्टापू गेम्स करते हुए हम उसकी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बड़े होते हुए जैसे जैसे उनकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस बच्चों को या बड़ों को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये कुछ ऑर्थोसिस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रोलेटर। ये अलग अलग मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, बच्चे के साइज़ वेट के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम मोबिलिटी डिवाइसेस बच्चे को प्रेस्क्राइब करते हैं। पीडियाट्रिक व्हील चेयर को सही एज पर चूज़ करना और उसमें बच्चे को सही तरीके से पोजीशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई बार बस प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आप व्हील चेयर ले लीजिए, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता है। तो वो हमें चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की व्हील चेयर अप्रोप्रिएटली यूज़ की जा रही है। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका ओवर यूज़ तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो कर सकता है हम वो ना करने है कि मस नहीं आ पाएगा। साथ साथ बच्चे के जो पैर हैं वो फिर से कहूँगी कि बराबर वज़न बॉडी के दोनों भागों पर जाना अत्यधिक आवश्यक है। इन सभी मूवमेंट्स के दौरान हाथों की एक्टिविटीज़ हम साथ साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये ना सोचें कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमें उसको हाथ की एक्टिविटीज़ देनी ही नहीं है। चाहे वो गर्दन संभालने की एक्टिविटी हो, चाहे वो नीलिंग हो, चाहे हाफ नीलिंग हो, स्टैंडिंग हो, हर एक्टिविटी में कोशिश करें कि बच्चे के लिए कुछ हैंड एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें ताकि बच्चा दोनों बॉडी के दोनों पार्ट्स को इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में कि बच्चा रोलिंग करने की कोशिश हम करा रहे हैं और इसमें हम ऊपर से हैंगिंग टॉयज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्टैंड को कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम दे सकते हैं ताकि हमारा दोनों काम कंबाइंड वे में हो पाए।
जो ख़ास बात हमें ध्यान देनी है पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, वो है स्टिमुलेशन। हम तीनों तरह का स्टिमुलेशन बच्चे को लगातार हर स्टेज पर, हर एक्टिविटी में देंगे। ये है वर्बल, यानी कि हम बोल कर बच्चे को समझाएं और बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखें। विजुअल, यानी कि बच्चा अगर देख पा रहा है तो क्या सही मूवमेंट है या उसका क्या रिज़ल्ट हो रहा है, उसको मूवमेंट हम करके भी दिखा सकते हैं, उससे लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। मैनुअल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जहाँ ज़रूरत है उतना ही अप्रोप्रिएट मात्रा में पकड़ कर, चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो या हाथ पकड़ के कराना जिसको कहते हैं, वो आप सपोर्ट तभी दें जब ज़रूरी है। अब बात आती है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की। जब बच्चे को हम एनकरेज करते हैं मूवमेंट्स के लिए, तो हम पोजिशनिंग जो टेक्निक्स है उनका ध्यान रखते हुए एडीएल में इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है फीडिंग। अगर हम बच्चा अकड़ाहट में रहता है, अकड़ा हुआ रहता है और हम ऊपर से फीडिंग करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की बन में जाएगी। तो उसका सही पोजीशन है, जैसे कि इस मदर ने बच्चे को अपने आगे सामने बिठाया हुआ है और गर्दन को और बॉडी को सपोर्ट पूरी तरह से किया हुआ है, ये ठीक पोजीशन है। या आप देख सकते हैं कि वेज के साथ हम बच्चे को सपोर्ट दें और जो चम्मच का एंगल है वो ऊपर की तरफ न होकर के गर्दन को सामने रखते हुए खिलाया जा रहा है। तो ये सही पोजीशन है, जिससे कि हमारी जो स्टिफनेस है या टाइटनेस है वो हमारे एडीएल में हैम्पर नहीं करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम ध्यान से करें तो हमें जो आत्मनिर्भरता है वो जल्दी ही मिल सकती है। एक और बात जो हम पेरेंट्स को सिखाते हैं या समझाते हैं वो है एडाप्टेशंस। कई बार हम वेट करते रहते हैं कि बच्चा सीखेगा तभी हम करने देंगे, या हम उसको ओवर हेल्प करते हैं। तो हमारा जो मानना है वो ये है कि सही पोजीशन में रखते हुए बच्चे को सीधा रखते हुए एडाप्टिव मेथड्स सिखाएं। जैसे कि दूसरे हाथ को किस तरह से सही इस्तेमाल करना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो और जो अपना अफेक्टेड हाथ या पैर है उसका इस्तेमाल भी कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि सीधे हाथ से खाना है तो सीधे से ही खाना है। अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश कर रहा है एक बिस्किट, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। या तो करके फेंकने देना सही नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चे के दोनों हाथों को पोजीशन करें और बीच में रखें। अगर खड़े होकर के नहीं पोजीशन हो पा रही है तो हम बच्चे को बिठा करके भी बॉल खिला सकते हैं। तो जो अडेप्टेशन है वो उसकी पोजीशन में ऐसी हो कि वो मूवमेंट्स को सही दिशा में ले जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हम जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कोम्ब है, ब्रश है, उसमें हम ग्रिप्स को बढ़ा सकते हैं या स्टेबलाइजर्स लगा सकते हैं, यूनिवर्सल कफ्स लगा सकते हैं। चम्मच के या पेन के जो ग्रिपर्स हैं उनको आप मोटा कर सकते हैं जिससे कि बच्चा आसानी से पकड़ पाए या सही एंगुलेशंस दे दें। खाना फिसले नहीं, गिरे नहीं, उसके लिए नॉन स्किड प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। या आप जो बिब्स लगाते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चे को खुद खाने की कोशिश करने दें ताकि बच्चा कुछ अडेप्टेशंस के साथ इंडिपेंडेंट बन पाए। याद रहे पोजीशन सही हो। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम ड्रेसिंग अनड्रेसिंग के दौरान पेरेंट्स को सिखा सकें, जैसे कि बच्चे को अगर टाइट पोजीशन में रखते हुए ही हम कपड़े पहनाने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल होगी मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। हम कुछ रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि राइटनिंग करते हुए अगर हम हेड को थोड़ा सा टर्न कर दें दूसरी तरफ और ट्रंक को रोटेट करते हुए अगर हम पहनाने की कोशिश करें तो हाथ के ऊपर वज़न चला जाएगा और जहाँ हम डालना चाहते हैं जिस हाथ को, वो आसानी से ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह जब हम कपड़े उतार रहे हैं तो बच्चे की जो अफेक्टेड साइड है उसको अपनी तरफ रखते हुए और उस बच्चे को हमारी तरफ थोड़ा सा रोल करने पर आसान रहेगा बच्चे के कपड़े उतारना। बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए अगर बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो हमें कैसे ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करनी है यहाँ देखा जा सकता है। अगर बच्चा बहुत अकड़ा हुआ रहता है धनुष वाली पोजीशन में तो इस तरह से दोनों घुटनों के ऊपर बच्चे को उल्टा लिटा लें और तब गर्दन की तरफ से डाल करके फिर हाथों में डालकर फिर उसको कपड़े पहनाए जाएं, तो इससे अब जो स्पाज़म है बच्चे का, एक्सटेंसर स्पाज़म, उसको हैंडल करना आसान होगा। अगर बच्चे को सपोर्ट चाहिए होती है तो फिर से मैं कहूँगी कि की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल,
कूल्हा और कंधा, इन दोनों चीज़ों को अगर हम स्टेबलाइज कर दें तो बच्चे को डिस्टल पार्ट को इस्तेमाल करने में आसानी होगी, यानी कि हाथ और पैरों की मूवमेंट वो खुद कर पाएगा, तो उसको उतनी सपोर्ट काफ़ी है। इसी तरह अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है तो उसको ऐसी टेक्निक सिखा सकते हैं, जैसे कि ठीक तरीके से स्टूल पर बैठ करके सपोर्ट लेकर दूसरे पैर को ऊपर कर सकते हैं, लेटते हुए ब्रिजिंग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ टोन ज़्यादा है उसको नीचे की तरफ दबा करके अगर हम यूज़ करें तो दूसरे पैर से हम सपोर्ट लेकर ड्रेसिंग करने में आसानी सिखा सकते हैं। टॉयलेटिंग एक मेजर एरिया है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, पेरेंट्स को ट्रेन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम जिस तरीके का टॉयलेट है उस तरीके से हम बच्चे को ट्रेनिंग शुरू करा सकते हैं। जैसे कि स्क्वाट यूज़ करते हैं वो एडीएल में टॉयलेटिंग में भी हम आगे चल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पोजीशनिंग ठीक है। इसी तरह से कुछ कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो कि हमारे सभी एडीएल में सपोर्ट करती हैं, जैसे ब्रिजिंग। अब सिर्फ खाना पीना, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग तक पेरेंट्स की या बच्चों की ज़रूरतें रुकती नहीं हैं। आगे चल कर के बच्चे को प्ले में या स्कूल में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हमें इसके लिए हमेशा एंकरेज करना चाहिए, उनके पार्टिसिपेशन को एंकरेज करना चाहिए। हाँ, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो भी एक्टिविटी में हम उन्हें इन्वॉल्व करें वो उनकी एज के लिए, बोथ मेंटल एंड फिजिकल दोनों एजेस के लिए वो अप्रोप्रिएट हो। जो बच्चे की पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए चूज़ करें एक्टिविटी। सेल्फ केयर में जैसे कि टॉयलेटिंग की इंडिकेशन के लिए हम उसको ट्रेन करें, ठीक तरीके से ट्रेनिंग के बाद ही वहाँ हम भेजने की कोशिश करें। एकेडमिक्स हों, चाहे लंच टाइम के इश्यूज़ हों, चाहे ऑर्थोसिस को पहनना या उतारना हो, व्हीलचेयर का इस्तेमाल हो, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देते हुए ही बच्चे को एकेडमिक्स में या स्कूल में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर बिहेवियरल इश्यूज़ कोई आ रहे हैं, आर्किटेक्चरल बैरियर्स हैं, सोशल इंटीग्रेटिव कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें स्कूल के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो भी टीचर्स हैं उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। हमें हर समय इमोशनली बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए। रियलिस्टिक गोल्स के लिए हमें काम करते हुए हर प्रॉब्लम एरिया को कंसीडर करते करते थेरेपी प्रोग्राम को सेशंस में के दौरान भी और घर पर भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल चला गया बच्चा तो थेरेपी बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हों तो हमें इम्प्रूवमेंट बेहतर मिलेगा। सीपी बच्चों को स्कूल जाने का, खेलने का उतना ही हक है जितना हर बच्चे को है। छीनना नहीं चाहिए और करनी चाहिए उनके अनुसार जो भी उचित है, जो भी स्कूल या प्ले उपलब्ध हो पाए आसपास, उसमें उनका एडमिशन करना चाहिए। सरकार ने जो बेनिफिट्स उनके लिए दिए हैं उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और आज के इस युग में सरकारी स्कूलों में भी उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो उसका हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सीपी बच्चों की आत्मनिर्भरता शुरू होती है अपने घर से, अपने भाई बहनों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ रहते हुए, अपने फ्रेंड्स बनाते हुए। उनका आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आज के इस समाज में जितना प्रचार और प्रसार किया जा रहा है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हर सीपी बच्चे को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान और समाज में स्वीकारा जाए होता है। इसी के साथ मैं इस वेबिनार की समाप्ति की ओर जाते हुए यह उम्मीद करती हूँ कि सीपी बच्चों की हैंडलिंग बेहतर हो पाएगी और आप यहाँ दिए गए सुझावों को अपनाकर एक मजबूत स्तंभ बनकर उन्हें स्वावलंबन देंगे। सभी सीपी बच्चों के सुंदर और सुदृढ़ भविष्य की कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।